What are your hobbies apart from studying and teaching students? हिंदी में एक मार्क आया था एक बारी, तो उसमें मुझे बड़ा बोला गया कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे। गुड बीट्स हनी सिंह टाइप म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। Tell us about your CA journey, how it started and आपने teaching का कैसे सोचा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रैंकिंग थी, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। मुझे अच्छा तो बैडमिंटन खेलना लगता है और साथ ही साथ क्रिकेट खेलना लगता है। Hi everyone, I am your CA friend Gargi and today we are starting episode 1 of CA podcast series and today we have a very special guest. आपको अभी पता ही चल गया होगा कौन आने वाला है. So without any delay, let's start the video. I am very excited to shoot podcast with him and let's see how it goes. So let's start. Hi sir, welcome to episode 1 of CA podcast series and thank you so much for accepting my invitation and taking out time and joining this meet. It's an absolute honor that you take out time and join this meet. Thank you so much, sir. Thank you so much to have it here. It's a absolute honor to be here on this show. And I wish कि ये जो फर्स्ट पॉडकास्ट है इसके बाद हम 100 पॉडकास्ट पे भी मिले और बहुत ग्रो हो जाए। तब तक आपका चैनल, आपका जो विजन है स्टूडेंट्स को सर्व Yes, करने का, वो आप डेफिनेटली अचीव कर पाओ आगे इन दी लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड टू गो। यस सर। ओके, तो सबसे पहले सर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी अपनी सीए जर्नी से। टेल अस अबाउट योर सीए जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड एंड आपने टीचिंग का कैसे सोचा एंड सीए में आपने एंटर कैसे किया। टेल अस ऑल अबाउट दैट। मेरा ना बेटा, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो माई स्टोरी इज़ नॉट दैट इनकरेजिंग। कोई ऐसा मतलब लाइफ चेंजिंग मैं कहूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों की ना बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं कि एक बहुत ही हम्बल, बहुत ही लोअर क्लास बैकग्राउंड से आता है बच्चा, मेहनत करता है, कुछ बनना चाहता है। मेरे साथ वैसा नहीं था। मैं बहुत कैजुअल लाइफ जी मैंने अपनी कॉलेज लाइफ तक। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल लाइफ। अगर मैं बोलूँ तो आई वॉज ऑलवेज अमंग द टॉप 5 पीपल इन द क्लास। स्कूल कॉलेज मैंने टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रैंकिंग थी। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, 100 इन कॉस्टिंग। तो कॉलेज के दौरान ना ये रियलाइज़ होने लगा कि अब क्या करें। जैसे कि कुछ तो आगे करना है, कुछ तो और पढ़ना है फॉर हायर क्वालिफिकेशन। तो किसी ने बस ये सुना था कि सीए, मेरी फैमिली में दूर दूर तक भी कोई सीए नहीं है। तो बस बस ये सुना था कि सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जो कॉमर्स वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप सीए करते हो तो दुनिया ये मानती है कि आप पढ़ाकू हो, आप कुछ हो। बस बस इस एक थॉट के साथ मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो आपके सुनने वाले हैं, शायद उन्होंने भी सीए सिर्फ ये सोच कर स्टार्ट करी होगी कि ये कॉमर्स की एक बेस्ट क्वालिफिकेशंस में से मानी जाती है, और अगर आप सीए हो तो आप लाइफ में कुछ कर पाए हो। बस इस बात को प्रूव करने के लिए स्टार्ट कर दी थी। और इनफैक्ट मैंने सीए स्टार्ट भी बहुत लेट करी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीए की है, जिसे डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। अब बीच में डायरेक्ट एंट्री हमारे टाइम पे होती थी, फिर बीच में हट गई थी, अब शायद दोबारा आ गई है डायरेक्ट एंट्री। सो दैट इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेवल। सो आई स्टार्टेड माई सीए डायरेक्टली एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड दिस इज हाउ सीए हैपन टू मी। एंड इट वाज नॉट अ स्टोरी ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। बहुत स्मूथ रहा क्योंकि ग्रेजुएट थे, ऑलरेडी नॉलेज थी सब्जेक्ट्स की। थोड़ा पढ़ाकू तो था मैं, तो बस हाँ। पढ़ते गए, पेपर देते गए, पेपर पास होते गए, सीए बन गए। और इस ड्यूरेशन में मुझे लगता है बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैंने, जैसे आपने पूछा कि आपने पढ़ाना कैसे स्टार्ट किया, सो आई वाज ऑलरेडी ट्यूटरिंग किड्स। मतलब मैंने क्लास 12th के बाद से ही मैंने क्लास 12th को, मतलब 9th to 12th को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था इमीडिएटली आफ्टर माई क्लास 12th। तो आई वॉज ट्रेनिंग किड्स फॉर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th to 12th, और बहुत लंबे समय मैंने पढ़ाया। इनफैक्ट मैंने 2020 तक पढ़ाया अभी, मतलब कोविड, प्री कोविड तक भी मैंने स्कूल के बैचेस लिए हैं, जबकि कम कर दिए थे। पहले बहुत ज़्यादा लेते थे, धीरे धीरे करके कम करते गए, बिकॉज सीए का प्रेशर बढ़ गया, सीए की क्लासेस बढ़ गई, सीए की कोचिंग्स बढ़ गई। पर स्कूल पढ़ाने में मुझे मज़ा बहुत आता था। वो जो यंग बच्चों से इंटरेक्शन होता है, आप फेस टू फेस में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक अलग फन होता है, एक अलग, मतलब वो पता भी नहीं लगते शाम के 3-4 घंटे कैसे निकल जाते थे। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड सीए बेसिकली। कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं स्कूलिंग पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है ना, बच्चों के बीच में आप भैया होते हो, आप अच्छा, आप उनके लिए दे लुक अप टू यू। अब आपने कॉलेज टॉप कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे जो वो आपको लुकअप करे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक एक स्लाइट फोर्स ऑफ मोटिवेशन थी लाइफ में, कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो जो मेरे से पढ़ रहे हैं ये लोग भी अच्छा कुछ करेंगे, ये भी कुछ अच्छा बनेंगे। तो इनफैक्ट मैं कालका जी, एक एरिया है दिल्ली में, मेरे सीए बनने के बाद वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा लोग सीए बने हैं। बहुत ज़्यादा लोग सीए बने। अगर शायद ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा होगा तो दे वुड वाउच फॉर इट, कि एक पूरी जनरेशन, अगली पूरी जनरेशन सीएस की बनी है।
और That's so nice. तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये ऐसे ही होता गया, और मुझे लगता है इट वॉज अ गॉड्स प्लान। मतलब मैं कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, और कभी कभी भगवान आपके लिए स्टेप्स ले डाउन कर रहा होता है, आप बस चल रहे होते हो। सो Absolutely. इट वाज दैट वे। तो पढ़ाना भी कैसे स्टार्ट किया कि क्लास 12th जैसे ही कवर हुई, हमारी एक स्कूल की ही टीचर थी, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, ग्रीन फील्ड्स, अलकनंदा। वहीं पे एक मैम थी, उनका एक कोचिंग सेंटर था। मैम को ये पता था कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, ठीक पढ़ता हूँ, और लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, उनके सेंटर पे जो ट्यूटर थे मैथ्स के, वो चले गए सेंटर छोड़कर। तो शी वॉज लुकिंग फॉर अ टीचर, और मेरे एग्जाम्स फिनिश हुए थे, तो शी अप्रोच मी कि आप पढ़ा लो आके। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टीचिंग एट हर सेंटर। देन इवेंचुअली इन एन ईयर्स टाइम आई सेट अप माई ओन सेंटर, और पढ़ाने लगे, स्कूलिंग पढ़ाने लगे। पहले शुरू में मैंने जब तक मैं सीए नहीं बना हूँ तब तक मेजरली स्कूलिंग पढ़ाई है। उसके बाद मेजर ड्रिफ्ट, मेजर पार्ट ऑफ द डे हम लोग सीए पढ़ाने लगे। मतलब दिस इज हाउ सीए कोचिंग हैपेंड, एज यू वांटेड टू आस्क कि सीए कोचिंग कैसे स्टार्ट करी। तो बहुत अच्छा आपका डिसीजन था, बिकॉज आप जिस टाइप का पढ़ाते हैं मतलब बहुत अच्छे समझ में आता है। बिकॉज कॉस्टिंग एंड एफएम दोनों ही मैंने पढ़ी है आपसे, एंड काफी ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल सब नए सब्जेक्ट्स हैं। राइट। कॉमर्स में पहले पढ़ा नहीं है, सीए में ही पढ़ा है। तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। वो सारे एग्जाम्पल भी याद आते होंगे, हलवाई वाले। हाँ, एब्सोल्युटली। लाला जी। करेक्ट, ओके, करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सीए स्टूडेंट अपीयर करने वाले हैं एग्जाम्स में, चाहे वो सीए इंटर का हो या फाइनल का हो, सो व्हाट वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड वांट टू गिव टू देम एग्जाम अपीयर करने से पहले, कि मतलब क्या उनको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वो पैनिक ना करें या अच्छे से एग्जाम जाए। देखो, अगर तो मैं बात करूं प्रिपरेशन के फेज में, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो लगभग 8 महीने का हमें प्रिपरेशन फेज मिलता है। तो अगर तो हम बात करें प्रिपरेशन फेज में स्टूडेंट से, चाहे वो, और फाइनल वालों को लगभग 2.5 1 साल का टाइम मिलता है, 2.5 years इज द टाइम पीरियड विच दे गेट टू प्रिपेयर। तो उसमें मेरी बहुत बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए। मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट ही सारी की सारी वहाँ होती है जब बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रहता। मतलब अगर मैं इंटरमीडिएट की बात कहूँ, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि बच्चे शुरू के 3 महीने वेस्ट कर देते हैं। जब तक उनका मेजर पार्ट ऑफ ग्रुप 1 फिनिश हो जाना चाहिए था, तब तक उनकी ग्रुप 1 की शायद एक सब्जेक्ट फिनिश हुई होती है, दूसरी आधी हुई होती है। फिर उसके बाद बचे हुए 4 5 महीने में उन्हें लगभग लगभग 4.5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो वो ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। और जैसे मैं मेनली ग्रुप 2 पढ़ाता हूँ, मेरे माई सब्जेक्ट्स का ग्रुप 2 कैटेगरी। तो उसमें क्या होता है, वहां तक आते आते बच्चे के पास टाइम कम बचता है। फिर बच्चा फास्ट ट्रैक देखने लगता है, रेगुलर बैचेस नहीं देख पाता या कंप्लीट नहीं कर पाता, या फिर दो ग्रुप की अपनी एस्पिरेशन को ब्रेक डाउन करके सिंगल सिंगल ग्रुप देने लगता है। मतलब वो खुद ही ना रास्ते में भटक जाता है। सो द वेरी वन वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एडवाइस वुड बी कि आप शुरू से कंसिस्टेंट रहिए। आप शुरू से अपने आवर्स बांध लीजिए। जैसे इंटरमीडिएट में तो आप ऑफिस भी नहीं जा रहे, हम्म। और अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो एक स्केड्यूल बांध लीजिए कि मेरे को दिन में 10 घंटे पढ़ना है। अगर आप 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं ना, 10 के कभी 8 हो गए, कभी 11 हो गए, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब पेपर टफ नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट की ना तैयारी सिर्फ एंड में स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चों की तैयारी सिर्फ एंड के 2 महीने में स्टार्ट होती है। वो एक रीज़न है कि आप अच्छा नहीं कर पाते हो परफॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट। और सिमिलर इज द केस विद सीए फाइनल ऑल्सो, कि बच्चे मतलब शुरू के 1 साल पढ़ते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि अभी तो बहुत दूर है एग्जाम, बहुत दूर है एग्जाम। तो वो उस वजह से कंसिस्टेंट नहीं रहते। मतलब द ओनली पीस ऑफ एडवाइस विच आई गिव टू एवरीबडी इज कि बी कंसिस्टेंट फ्रॉम डे 1। आप कंसिस्टेंट रहिए, लिमिटेड आवर्स पढ़िए। एंड में आप डेफिनेटली आवर्स स्ट्रेच करेंगे। जैसे शुरू में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो एंड में आप शायद 10 12 घंटे पढ़ेंगे। फाइनल वाले स्टूडेंट शायद शुरू में 3 घंटे 3.5 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो एंड में वो पूरा पूरा दिन 12 12 घंटे पढ़ेंगे लास्ट की 6 मंथ्स की वेकेशन टाइम पे। बट कंसिस्टेंट रहें, दिस इज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज। और एग्जाम फेज में जो मैं आपको बताना चाहूंगा सबको, वो ये है कि ना एग्जाम फेज में लास्ट के उस 1 1.5 महीने में ना कोई नई रिसोर्स मत उठाओ। हम्म। क्योंकि ये बात आई होप आपने भी देखी होगी, आपके दोस्त करते होंगे ऐसी गलतियां कि लास्ट मोमेंट पे यस कोई नई सर। रिसोर्स उठा लेते हैं, कोई नई यार इवन पब्लिकेशन। एग्जाम से पहले ही कुछ लोग मतलब रिवीजन वीडियोस देते हैं कि मैराथन चल रही है, ये देख लो। मैं भी पर्सनली बोलती हूँ कि आप कोई मैराथन से देखो, एक दिन में तो आपको रिवाइज करना है, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, और अगर वो देख भी रहे हो ना, तो सेम मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल हाँ। कोई बच्चा मुझसे पढ़ा है, मेरे से रिवीजन कर रहा है, उसे समझ आएगा क्योंकि उसके पास उसी हम्म। रिदम में लिखे हुए कंसेप्ट्स हैं।
और अगर एंड में मान लेते हैं कि कोई बच्चा है कि किन्हीं और से पढ़ा है और वो एंड में मेरी रिवीजन देख रहा है, उसे समझ आएगा, लेकिन ना वो उतनी इफेक्टिव शायद नहीं हो पाएगी उसके लिए, क्योंकि दे शुड स्टिक टू देयर ओन गुड नोट्स। जो अपने हैंड रिटन नोट्स आपने पहले बनाए, पूरे साल मेहनत की, उसे वेस्ट मत करो। मेरी यस सर। स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ रिकमेंडेशन रहेगी कि लास्ट में अपने ही नोट्स दोबारा पढ़ो, जो आपने क्लासेस के साथ साथ बनाए हैं या सेल्फ स्टडी के दौरान बनाए हैं। अपने नोट्स से आखिरी में पढ़ो, वही आपको बेस्ट हेल्प कर पाएंगे। तो मतलब लास्ट में आके ड्रिफ्ट मत करिए, रिसोर्स चेंज मत करिए, पैटर्न चेंज मत करिए, जो सोच रखा है उसे पूरा करो। क्योंकि लास्ट में आपने बात नोटिस करी होगी बेटा कि ना बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं, आप ये मानो कि ओवर पावर हो जाते हैं औरों के थॉट्स से। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आप 3 घंटे में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका एक दोस्त आपको एक एक मैसेज भेजेगा कि इसका आंसर बताना, अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर उसके आंसर ढूंढने में लग जाओगे। वो किसी और चैप्टर का होगा जो भी आप पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, और फिर उसमें कोई गलती होगी, फिर आपका आंसर उसका आंसर मैच नहीं करेगा, फिर आप डिस्कशन करोगे, आपके 3 घंटे बर्न हो गए। जहां आप 10 12 15 क्वेश्चन पढ़ सकते थे, शायद एक चैप्टर रिवाइज कर सकते थे, उस एक क्वेश्चन की वजह से। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए। आखिरी में योर टाइम शुड बिलोंग टू योर ओन सेल्फ। आपने जो अपना स्टडी प्लान बनाया हुआ है, अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अपने क्वेश्चंस किए हुए हैं, अपनी बुक में जो मार्किंग की हुई है, सिर्फ उस पे स्टिक करो। दैट्स इट। एंड सर जैसे कुछ लोग का रेगुलर कॉलेज होता है, जैसे आई एम रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट एंड मेरा भी थर्ड ईयर चल रहा है, लास्ट हम्म। सेमेस्टर बचा है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि सीए एग्जाम्स के साथ ही वो मतलब बिल्कुल साथ ही में एग्जाम रख देते हैं। मैंने हम्म। कभी कभी दिया है, लाइक सुबह कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, दोपहर में सीए का एग्जाम दे रहे हैं। तो उस केस में रिवीजन कैसे करें, बिकॉज सेम तो एग्जाम्स नहीं होते हैं कॉलेज के और सीए के। तो राइट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जिनका रेगुलर कॉलेज होता है, साथ में अगर वो लोग सीए दे रहे हैं, तो रिवीजन कैसे प्लान करें। देखिए, अगर आप कॉलेज के साथ साथ कर रहे हो तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि ना, अर्ली फेज ऑफ कॉलेज में अपने जो सीए के एग्जाम्स हैं वो निकाल लो। जैसे कुछ बच्चे लास्ट ईयर तक लेके जाते हैं अपने एग्जाम्स को, थोड़ा डेफर करते रहते हैं कि बाद में दूंगा बाद में दूंगा। वो मुझे लगता है थोड़ा सा एंड में पेनफुल हो जाता है, क्योंकि थर्ड ईयर तक आते आते आपको ग्रेजुएशन की परसेंटेज भी मैटर करती है। और अगर जैसे मान लेते हैं एक जन है जो फर्स्ट ईयर के एंड में एग्जाम्स दे रहा है इंटर के, या सेकेंड ईयर में एग्जाम दे रहा है, उसको ना ये पता है कि अगर मेरा कॉलेज का एक आधा एग्जाम छूट भी गया तो मैं नेक्स्ट ईयर में साथ में क्लब करके दे सकता हूँ। बिकॉज आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आप एक आधा एग्जाम रह भी जाता है तो आप बाद में दे सकते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जो आपने पूछा कि मैनेज कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए ना देखो, हमारे पास दोनों डेट शीट्स पहले होती है, वेल इन एडवांस होती हैं। और जितना बच्चे मुझे बताते हैं, जितना मैं भी खुद बीकॉम में पढ़ा हूँ, लास्ट के 2 दिन भी अगर आप बीकॉम पढ़ लेते हो तो हो जाता है। बीकॉम हाँ कहीं ना हाँ। कहीं लास्ट के 2 3 दिन में एक सब्जेक्ट, अगर आप 3 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो तो मैनेज हो जाता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि बीकॉम पहले भी पढ़कर रख लो। बच्चे क्या करते हैं कि सीए पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते, एंड में जाके जो लास्ट के 2 सबसे क्रूशियल डेज हैं एग्जाम वाले, अब तब बीकॉम उठाते हैं। और उस वक्त अगर आप बीकॉम उठाओगे तो आपकी सीए की रिवीजन रह जाएगी। उसे स्वैप कर लो, यानी आप एक महीना पहले बीकॉम पढ़ के खत्म कर दो। मतलब आप 10 दिन दो, 15 दिन दो, लेकिन बीकॉम की सारी पढ़ाई उस 15 दिन में करके निपटा के क्लोज कर दो। इससे क्या होगा, आखिर में आप जब बीकॉम के लिए दोबारा पढ़ोगे तो शायद कुछ घंटे में भी अगर आप रिवीजन कर लोगे, कुछ आवर्स भी रिवीजन करके चले जाओगे, तो आप पास हो जाओगे। और वो जो लास्ट का क्रूशियल मोमेंट होता है ना हमारा, इंटर की रिवीजन वाला, वो वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने एक बात नोटिस करी होगी, आप पहले जितना मर्जी पढ़ लो, ये सबको बोल रहा हूँ मैं, सब मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि आप पहले जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन लास्ट के दिन की जो रिवीजन होती है वो मोस्ट क्रूशियल होती है, क्योंकि वो एग्जाम में याद आती है। एग्जाम में आपने एग्जाम से एक दिन पहले जो पढ़ा वो आप एग्जाम में याद आता है। आपको पता है कि उसमें अब आप क्या लिख रहे हो, आपको इनफैक्ट वो बुक का पेज भी दिखाई देता है, वो पैराग्राफ भी दिखाई देता है जो आपने पढ़ा होता है। तो लास्ट की रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसे बीकॉम के साथ मिक्स कर दोगे ना, तो मुझे लगता है कि वो पेनफुल होगी लॉन्ग रन में। सो माय पीस ऑफ एडवाइस विल बी कि बीकॉम को यार इतनी, मतलब इतना सौतेला बच्चा मत बनाओ उसे, कि एकदम आखिरी मोमेंट पे आखिरी दिन 4 घंटे पढ़कर जाएंगे। उसे 15 20 दिन पहले, एक महीना पहले एक रीडिंग करके छोड़ दो, ताकि लास्ट में सिर्फ 2 2 घंटे पढ़कर भी जाओगे तो पेपर पास हो जाएगा। और वो लास्ट के क्रूशियल आवर्स जो आपके इंटरमीडिएट के हैं, एग्जाम के, सीए के एग्जाम के, वो वेस्ट नहीं होंगे। तो दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस। थैंक यू सो मच सर, इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग कॉलेज के भी होंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। Yes, sir. So the next question is, this is a fun question. What are your hobbies apart from studying and teaching students? यार अब तो इतना काम करते हैं कि हॉबीज एक्सेप्ट फॉर टीचिंग तो मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा समय तो बचता नहीं। बट हाँ, मैं अगर हॉबीज़ में बोलूँ तो मुझे कुछ मूवीज़, कुछ शोज़ देखना अच्छा लगता है। साथ में मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बहुत लंबी देर तक वॉक करता हूँ, कुछ पॉडकास्ट सुनते हुए, कुछ म्यूज़िक सुनते हुए, कभी कभी सिर्फ अपने ही जैसे नोट्स माइंड में चलाते हुए कि मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है।
उस सब के साथ साथ मैं 2-2 घंटे वॉक भी करता हूँ कभी कभी दिन में। मतलब आई एम अ पर्सन हु कैन वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स इन अ रो, कि 5 किलोमीटर घर से जाना और 5 किलोमीटर आना, मैं इतना भी वॉक करता हूँ। सो माई हॉबीज वुड इंक्लूड समटाइम्स प्लेइंग क्रिकेट, वॉकिंग, वॉचिंग सम रैंडम टीवी स्टफ। बस मुझे लगता है ये इतना ही समय मिल पाता है, बहुत ज़्यादा इससे तो मिल नहीं पाता। सर, क्रिकेट और म्यूजिक और मूवी से याद आया कि आपका फेवरेट स्पोर्ट एंड कौन सी फेवरेट म्यूजिक या कोई फेवरेट मूवी हो आपकी? मुझे अच्छा तो बैडमिंटन खेलना लगता है, और साथ ही साथ क्रिकेट खेलना लगता है, बिकॉज मैंने दोनों ही बहुत खेले हैं लाइफ में। मुझे लगता है सभी बच्चे खेलते होंगे, आप लोग भी बैडमिंटन वगैरह ज़रूर खेलते होंगे। सो आई प्लेड बैडमिंटन फॉर माई स्कूल टीम ऑल्सो, और टेबल टेनिस। साथ ही साथ मुझे रनिंग करना अच्छा लगता है, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। दो आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर, बट आई लाइक टू प्ले। और म्यूज़िक में आपने पूछा, म्यूज़िक मैं रैंडम म्यूज़िक सुनता हूँ। मतलब आई एम नॉट अ सॉर्ट ऑफ द पर्सन जो कभी जो गज़ल सुनेंगे, या पंजाबी या इंग्लिश या हिंदी। आई लिसन टू वाइड वेराइटी ऑफ म्यूज़िक। मतलब मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मेरी प्लेलिस्ट में क्या क्या आता जा रहा है, जो जो मुझे जो अच्छा अच्छा लगता जा लग रहा रहा है। है। बहुत बहुत रैंडम प्लेलिस्ट है। मतलब इट कैन बी कि एक गज़ल चलते हुए अचानक से एकदम हिप हॉप आ जाएगा, और एकदम अचानक से अगला कोई पंजाबी तड़के वाला गाना आ जाएगा। सो रैंडम म्यूजिक, बट विच मेक्स मी हैप्पी एंड विच कीप्स मी हैप्पी इज, मैं आई डोंट लिसन टू मच ऑफ सॉड सैड टाइप वाला म्यूजिक, नहीं मैं झेल पाता हूँ। बट मेजरली गुड बीट्स, हनी सिंह टाइप म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड कोई फेवरेट मूवी आपकी या कोई सीरीज आपको अच्छी लगी हो? मेरे को मूवीज, बहुत ज़्यादा मूवीज तो मैं देख नहीं पाता हूँ, बट हाँ, जैसे मुझे थोड़ा सा एक, जैसे एक शो है अमेजोन पे, रीचर। आई लाइक दैट शो। जैसे कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा वो हो जाएगा कि कुछ डरावना हो, या तो कुछ बहुत वायलेंस वाला हो, तो मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। बट जैसे रीचर है, इट हैज सम वायलेंस स्टफ गोइंग ऑन। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है शो। एक बहुत पहले एक 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 नेटफ्लिक्स पे, इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने नेटफ्लिक्स पे पहली चीज़ ही वही देखी थी। एक शो था 13 रीजन्स वाई, ओके। लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके कुछ एक दो सीजन्स भी आए थे, वो भी मैंने पूरे पूरे देखे। बट फिर उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एडिक्टिव चीज़ें हैं। मतलब यू गेट एडिक्टेड टू इट, कि आप एक एपिसोड देखते हो, फिर आपको दूसरा देखना पड़ता है, फिर आपको तीसरा देखना पड़ता है। तो मैं अभी बचा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है मैं देखने लगूंगा तो मैं फंस जाऊंगा उसमें। तो मैं आजकल दूर रहता हूँ इससे। एक एक शो है हिंदी का, विच माई डॉटर्स इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ। इट इज़ कॉल्ड तेनाली रामा। अब उसका भी सेकेंड सीजन आ गया है। तो शी कीप्स ऑन वॉचिंग 1 एपिसोड डेली। तो वो एक एपिसोड डेली देखती है, तो कभी कभी उसके साथ 10 मिनट मैं भी देख लेता हूँ वो शो। दैट सो दिस इज इट अबाउट टीवी, अबाउट द एंटरटेनमेंट विच आई कंज्यूम। ओके सर, क्या आप डांस करते हैं? लाइक ऑडियंस जानना चाहिए क्या, मतलब आप भी कहीं स्टूडेंट्स मीटअप हो या पार्टी हो तो क्या आप डांस करते मैं हैं? बहुत पुअर डांसर हूँ, लेकिन जब मैं एक बार ऑन हो जाता हूँ तो बहुत डांस करता हूँ। मैं आई एम अ पुअर डांसर। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डांसिंग, बट व्हेन आई एम ऑन, उसे ऑन होने में समय लगता है। कोई अच्छा म्यूजिक हो जाए, इन्वायरमेंट बन जाए, सब नाच रहे हैं, और मैं एक बार अपने फ्लो में आ जाऊँ, फिर मैं बड़ी बड़ी देर तक डांस करता हूँ। बट विद आई हैव नो नॉलेज ऑफ स्टेप्स, नो। मतलब वो ऐसा नहीं है जिसे रिकॉर्ड किया जा सके, वो बुरा डांस है। हम्म। वो जेन्युइनली बुरा मतलब डांस बस है। फन टाइप में। हाँ, फन टाइप डांस है सर। सर वो करना आता है। और कोई वैसा अच्छा मूव्स, भांगड़ा मूव्स या कोई ऐसे कुछ नहीं आता हमें। हाँ, हम बड़े बोरिंग आदमी है इस हिसाब से तो। सर, आपकी कोई फेवरेट प्लेस जहाँ पे आपको जाना अच्छा लगता हो, या आपको ट्रैवलिंग, या आपको ट्रैवलिंग पसंद है या कुछ ऐसा? मुझे ना, मैं थोड़ा बोर आदमी हूँ। मुझे ट्रैवल जब कोई और गाड़ी चला रहा हो तो पसंद है। मतलब कोई ओके। और मुझे ले जाता है तो मुझे पसंद है। हम लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे दिल्ली हम्म। से अलग अलग जो आसपास ड्राइवेबल डिस्टेंसेज हैं, लाइक 300-400-500 किलोमीटर्स के, वहाँ हम लोग ट्रैवल करते हैं। कोशिश करते हैं कि 3 महीने में, 4 महीने में एक आधा रोड ट्रिप कर लें। सो आसपास के एरिया, जैसे आप मानो कि दिल्ली से हम लोग जम्मू तक, इनफैक्ट वैष्णो देवी तक, कभी अमृतसर, कभी पूरा जयपुर तक, कभी उदयपुर तक, इस सब बेल्ट को हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं। कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। सो आई डेफिनेटली आई लाइक टू ट्रैवल। एंड कोई फेवरेट डेस्टिनेशन ऐसी स्पेसिफिक नहीं है, बट येस, हमारा हमारा दादी हाउस है देहरादून में, तो आई लाइक दैट प्लेस। आई लाइक द वाइब ऑफ दैट प्लेस। आई लाइक मसूरी, देहरादून। सो दिस इज ऑल वेयर आई फील एट होम। तो ये वो जगहें हैं जो दिल के मेरे बहुत करीब हैं, क्योंकि हमारा बचपन वहीं बीता है। जब 2 महीने की छुट्टियां होती थी गर्मी की, तो हम लोग वहीं चले जाते थे दादी हाउस।
और तो वो एरिया फिर घर जैसा लगता है वो। इट इज़ द फेवरेट, यू कैन से द वेकेशन स्पॉट आई हैव। ओके, तो बचपन से याद है, अगर आपको अपना बचपन एक्सप्लेन करना हो, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मैं आई वॉज अ वेरी केयरलेस सॉर्ट ऑफ अ गाय, मतलब आई वॉज इन वेरी सीरियस विद लाइफ एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सीरियस हुआ लाइफ को लेके इन द ग्रेजुएशन ईयर्स, जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, व्हेन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, द द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन लाइफ। तो मुझे लगता है वो 18 साल की उम्र के बाद मैं थोड़ा इम्प्रूव हुआ। उससे पहले मैं बहुत बहुत फन लविंग इंसान बच्चा था, और टीचर्स को परेशान करना, होमवर्क ना करना, और मतलब मार्क्स आ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे कोई कुछ इसलिए नहीं कह पाता था क्योंकि मार्क्स आ जाते थे। आई वॉज गुड एट स्टडीज, बट आई वॉज नॉट द स्टीरियो स्टूडेंट जो कि क्लास में हर चीज़ के लिए अच्छे हैं। मार्क्स आ रहे बस इसलिए अच्छे हैं, अदरवाइज और किसी चीज़ में अच्छे नहीं है। मतलब क्लास से बाहर निकाल देना टीचर्स का, बाहर खड़े रहना, कॉरिडोर में भाग जाना, और टीचर्स को तंग करना किसी भी तरीके से। वो आई आई डन एवरीथिंग वट एवर रॉन्ग यू हेयर अबाउट पीपल, कि क्लास में, स्कूल में बम फोड़ा, स्कूल में ये किया वो किया वो किया। आप जो बुरे कामों की एक लिस्ट बनाओगे वो ऑलमोस्ट सारे काम किए हैं। स्कूल बंक करने से लेके सब कुछ किया है। मतलब कोई कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी जो नहीं, जो छोड़ दी हो। बट अब मुझे रियलाइज होता है कि गलत था, बट ठीक है, फन तो है ना। आई एटलीस्ट हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ इट। I have very fond memories of it. और me along with my friends, we are still friends. All the school friends are still friends. So मुझे लगता है बहुत अच्छी memories हैं। That is what is important. आप भी जब बड़े हो जाएंगे, अभी आप छोटे बच्चे हैं, जब आप भी आज से 20 साल बाद when you look back to the school days, to the college days, तो ये अच्छी मेमोरीज ही मैटर करेंगी। मतलब आपके लिए, जैसे हम लोग कॉलेज फेज में कहते थे कि हमने कैंटीन ऑनर्स किया है, क्योंकि क्योंकि हम स्कूल जैसे स्कूल कॉलेज जाते थे जब, तो क्लास तक नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि कैंटीन में ही रुक जाते थे। तो मुझे लगता है, अब आई माइट ऑफेंड पीपल बाय सेइंग इट, बट मुझे लगता है मैं 3 साल में शायद क्लास के अंदर 15-20 बार ही गया होगा, क्योंकि लकीली तब तक अटेंडेंस के मार्क्स नहीं होते थे हमारे। हमारे ग्रेजुएट होने के बाद अटेंडेंस के मार्क्स लगने लगे। शायद हमारी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि तो हमने कैंटीन ऑनर्स किया, बट फिर भी पढ़ाई अच्छी कर लेते थे एट द एंड ऑफ द डे। मज़ा इस बात का था कि पढ़ाई कर लेते थे, तो फिर कोई कुछ बोल नहीं पाता था, घर वाले भी, और कोई कुछ बोल नहीं पाता था। कॉलेज में मजे, घर पे पढ़ाई। हाँ, घर पे पढ़ाई के एंड में पढ़ाई हो जाती है। कॉलेज में तो आपको पता ही बेटा कि आप आखिर हाँ में, मुझे लगता है 2 हफ्ते हाँ भी अच्छा पढ़ लेते हो, जैसे बाकी सब 1 हफ्ता पढ़ते हैं, आप 2 हफ्ते पढ़ लो तो आपकी रैंक आ जाएगी। इट्स हाँ। सिंपल रूल, कि आप बाकी दोस्तों से 1 हफ्ता ज़्यादा पढ़ लो, आपके हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। सर, आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा मेंबर हो जिसको आप मानते हैं कि मतलब आपको इंस्पायर करता है, या आप मानते हैं कि हाँ मेरे को उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप। माई माई सिस्टर, माई आई हैव 2 elder sisters, जिसमें से जो मेरी सेकंड सिस्टर है, मेरे से 1 साल बड़ी हैं वो। एंड आई एस्पायर हर, बिकॉज वो थ्रू आउट ना मेरे साथ एक एक ये ट्रेजेडी भी रही, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे ही स्कूल में थी। मतलब मैं ओके। उसके स्कूल में था आई शुड से, क्योंकि उसका एडमिशन पहले। तो एंड शी वाज ऑलवेज अ टॉपर। तो ओके। अब टीचर्स को कभी विश्वास ही नहीं होता था कि मैं उसका भाई हूँ, क्योंकि हम्म शी वॉज वेरी वेल बिहेव्ड। और आप जब 1 साल छोटे होते हो, आप पूरी जिंदगी सेकेंड हैंड बुक से पढ़ते हो, क्योंकि ट्रू ट्रू। पास हो जाती थी, उसकी बुक्स मुझे मिल जाती थी, और उसकी परफॉर्मेंस का प्रेशर भी मेरे को ऊपर आ जाता था, क्योंकि मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सो इन अ वे, मैं बचपन में तो मैं चिढ़ता था उससे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये अच्छा पढ़ती है, इसके कैसे मुझे भी पढ़ना पड़ता है। सब मुझे सुनाते हैं कि आप उसके श्वेता के ब्रदर हो और आपको पढ़ाई नहीं आती, और आप फन करते हो, आप स्कूल बंक कर रहे हो, आपने टेस्ट में 1 मार्क्स, मेरा हिंदी में 1 मार्क आया था एक बारी, तो उसमें मुझे बड़ा बोला गया कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे। और फिर कुछ भी होता था तो हैविंग अ सिस्टर इन द सेम स्कूल मीन्स कि वो हर बात पे मैम उन्हें बुला लेती थी कि हाँ। आपका भाई ये कर रहा है। अरे भाई, मेरे से बात करो ना, उसे क्या बोल रहे हो। तो ये ये एक डिजास्टर था। बट मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है। अभी भी शी इज द डायरेक्टर ऑफ अ बिग कंपनी, एंड शी रन्स मल्टी, यू कैन से, she manages a huge corpus of a company in the tune about 10,000 crores is what she manages. uh, जो फंड साइज वो लोग मैनेज करते हैं, और हम्म स्ट्रैटेजी प्लान करती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। इनफैक्ट मैंने सीए स्टार्ट भी कहीं ना कहीं उसकी उसकी वजह से करी, बिकॉज शी वेंट टू अ टॉप एमबीए कॉलेज इन इंडिया। तो मुझे हम्म। ऐसे लगता था कि अच्छा, तो फिर मुझे भी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने सही बात इसीलिए है।
तो मुझे इसलिए फिर मैंने सीए स्टार्ट करी कि चलो मैं एमबीए तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, मैं पैसे कमा रहा था उसमें, हम्म। एंड आई वांटेड टू अर्न, आई लाइक मनी। हर एक को पैसा पसंद होना चाहिए, मुझे लगता है अर्ली फेज में तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। हम्म। तो उस फेज में मुझे ऐसा लगता कि मैं कोचिंग तो छोड़ूंगा नहीं, तो फिर मैंने इसलिए सीए किया, बिकॉज सीए वाज इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल कोर्स। आप या। शाम को 3 घंटे क्लासेस के लिए निकल सकते हो, अगर आप अर्ली ऑफिस चले जाते हो आर्टिकलशिप पे, तो हम्म। मैनेज हो जाता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड डू वेल इन लाइफ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने हर स्टेप पे ना उसको देखकर इंस्पायर किया कि अच्छा ये कर रही है, मैं भी कर लेता हूँ, वो कर रही है, मैं भी ये कर लेता हूँ। सो दिस इज हाउ आई थिंक थिंग्स फेल्ट इन प्लेस, क्योंकि वो अच्छा करती गई, उस तरह से मैं भी ठीक ठीक करता गया लाइफ में। बहुत अच्छा था सर ये आपकी पर्सनल लाइफ वाला चीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब मैं पर्सनली मानती हूँ कि जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो हम लोग को राइटिंग प्रैक्टिस नेसेसरी होती है, क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग का नहीं होगा आगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी सब्जेक्ट में भी हम लोग को स्क्रिबल करने की जरूरत है। तो मतलब इसमें आपका क्या थॉट है, आपको क्या पर्सनली लगता है कि थ्योरी सब्जेक्ट में भी, जैसे क्योंकि पूरा एग्जैक्टली तो कोई लर्न नहीं कर सकता है, तो हम्म। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़े, तो आपका क्या उसमें पर्सनल थॉट है? देखो मेरा उसमें मानना है कि जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेट अस टॉक अबाउट लॉ, लेट अस टॉक अबाउट ऑडिट या एसएम, और तो मेरे हिसाब से ना जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पॉइंट स्क्रिबल तो करने ही चाहिए। हम्म। और कोशिश ये करनी चाहिए कि यू शुड बी इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग 2 आंसर्स एवरी डे। लेट अस हम्म। से कि आप बिगिनिंग से एंड तक अगर डेली 1-2 आंसर लॉ के, 1-2 आंसर ऑडिट के, 1 आंसर 2 आंसर एसएम के लिख रहे हो, तो ये सारा प्रोसेस मुझे लगता है मे बी 1 आवर डेली लगेगा। बट अगर आप हम्म। कंसिस्टेंटली 6 महीने के लिए डेली 1 घंटा रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, अब 2 क्वेश्चन ऑडिट के लिख लो, 2 क्वेश्चन लॉ के लिख लो, 1-2 क्वेश्चन एसएम के लिख लो, ट्रस्ट मी आपका जो पूरा इंजीनियरिंग है ना बॉडी की, वो चेंज हो जाएगी, आपके माइंड की इंजीनियरिंग चेंज हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल राइट आप कह रहे हो कि रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो ना एंड में नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंड में क्या होगा, फिर वही बात है, क्योंकि एंड में लगेगा यार मेरा प्रैक्टिकल भी रहता है, मेरा ये सब्जेक्ट भी रहता है, मेरा वो सब्जेक्ट भी रहता है। उसे शुरू से स्टार्ट करो। अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस के साथ साथ ही कोशिश करो आपके टीचर्स ने आपको जो भी पढ़ाया है उसमें से 2 क्वेश्चन निकाल के रोज प्रैक्टिस कर लिए। तो इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस की हैबिट डालें, एंड दिस विल डेफिनेटली हैव वेरी गुड रिजल्ट्स एट द एंड। तो माय पीस ऑफ एडवाइस विल बी, प्रैक्टिकल करने में मजा आता है, प्रैक्टिकल का होमवर्क हाँ। बच्चा करता है, थ्योरेटिकल होमवर्क करता नहीं है, तो थ्योरेटिकल होमवर्क करने की हैबिट डालो। अगर टीचर्स ने बोला है कि इसे लर्न करके आओ, इसे रिवाइज करके आओ, तो उनमें से कोई 2 क्वेश्चन लिख के देख लिया करो। मतलब रिवाइज पूरा करो, बट 2 क्वेश्चन रोज लिख के देखो। आप देखो अगर आपने 2 रजिस्टर भरे होंगे ना, तो आपका एग्जाम में हाथ बहुत तेज चलेगा। हम्म। बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बुक पढ़कर जा रहे हैं ऑथर्स की, उस पर मार्किंग करके जा रहे हैं, हाईलाइट करके जा रहे हैं थ्योरी को, उसी में कीवर्ड्स भी प्रिंट कर दिए टीचर्स ने। हम लोगों ने बच्चों को इतना हैंडीकैप कर दिया है कि कीवर्ड्स भी उसी के अंदर डाल के दे रहे हैं, कलर भी करके दे रहे हैं, बुक को हाईलाइट भी क्लास में ही करा रहे हैं, ताकि बच्चे को कुछ करना ही ना पड़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को डेफिनेटली टीचर्स आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, बच्चों के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, वो एक तरीके से अच्छी चीज़ है, बट साथ साथ रिटन प्रैक्टिस बच्चों को जरूर करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिटन प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, दे शुड नॉट बी ऐसा एनी मुझे ऐसा लग, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑडिट ऐसे सब्जेक्ट है, थ्योरी है, बट अगर हम लोग समझ के करें तो वो समझ के भी लर्न हो जाता है। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको लर्न ही रटना है बिल्कुल, बिकॉज मैंने पर्सनली काफी चीजें पढ़ी हैं ऑडिट एंड लॉ में, मैंने उसको बस समझा है एंड वो चीज लर्न रहती है अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें। करेक्ट करेक्ट, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, एब्सोल्युटली। मतलब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि हम लोग ने इंटर के एग्जाम दे दिए, हम लोग को आईटीओसी की ट्रेनिंग करनी होती है, तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम्स के बाद करें कि रिजल्ट के बाद करें, क्योंकि कंफर्म तो होता नहीं है, और अगर रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग को उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यूज एंड ऑल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू आईटी एंड ओसी? देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आप दोनों ग्रुप्स के एग्जाम दे देते हैं, अगर बच्चा हम्म। एक एक ग्रुप करके दे रहा है, मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप उनका क्लियर हो गया, सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर सेकंड ग्रुप, अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो हम्म। इमीडिएटली आफ्टर बोथ ग्रुप्स आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि ना इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मानो या ना मानो, अगर बच्चे को पता भी होता है ना कि वो नहीं पास हो रहा है, तो भी 90% बच्चे उस एक महीने में, जब तक रिजल्ट नहीं आता 1-1.5 महीने में, तब तक बहुत कम पढ़ते हैं। मतलब सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एक्चुअली में करेज गैदर कर पाते हैं और दोबारा किताब उठा के सीरियसली पढ़ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे बुक उठा लेते हैं, सीरियसली नहीं होते। तो उसी फेज में निपटा लेनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम अल्टीमेटली आप वेस्ट कर रहे हो हम्म। अपनी लाइफ में से। तो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली आफ्टर योर एग्जाम यू शुड स्टार्ट आईटी एन ओसी ट्रेनिंग, और वो निपटा देनी चाहिए, रिजल्ट जैसा भी रहे उसे निपटा दिया तो वो तो फिर आगे के लिए निपट ही गई ना। और हाँ, अगर किसी के एग्जाम जेन्युइनली इतने इतने अच्छे बिल्कुल ही बुरे हुए हैं, जिसे पता है कि भैया नहीं हो रहा मैं पास, तो फिर उसे हम्म।
वापस पढ़ाई पे लग जाना चाहिए, उसे आईटीओसी नहीं करनी चाहिए। बट अगर एक बच्चा मिड पे है ना, हाँ। बैलेंस है कि शायद हो जाए शायद ना हो, तो उसे पहले आईटीओसी करनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेगा नहीं। मतलब मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये देखा है, बच्चा नहीं पढ़ता, आप जितना मर्जी मोटिवेट कर लो, वो 2 दिन किताब उठाएगा, तीसरे दिन छोड़ देगा। क्योंकि उसे बार बार ये, हम लोग बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं अंदर से, हम बाहर जो भी बोले, हम अंदर से ना हम बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो करिश्मा हो जाएगा, और इधर मार्क्स दे देगा, इधर मार्क्स दे देगा, मेरे बन जाएंगे 40, और ओवरऑल मेरी 50% आ जाएगी, वो उसके लिए होती कैलकुलेटर नहीं। से ही कैलकुलेट करते रहते हैं कि इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए आईटीओसी पे अपने टाइम को इन्वेस्ट कर लो, और फिर उसके बाद देखी जाएगी, रिजल्ट के बाद देखी जाएगी। अगर रिजल्ट के बाद कुछ ऊंच नीच होती है तो पढ़ाई पे वापस बैठ जाना, और अगर नहीं होती है, पास हो जाता है बच्चा, तो वेरी गुड है, फिर अपनी आर्टिकलशिप की प्रिपरेशन पे लग जाओ। तो अगर आर्टिकलशिप की बात करें तो उसी से एक क्वेश्चन है कि शुड वी ज्वाइन मिड साइज फर्म और बिग फोर, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बिग फोर में एक ही फील्ड में डाल देते हैं एंड मिड साइज फर्म में हम लोग को एक्सपोजर मिलता है। तो अगर इस हम लोग को एक्सपोजर चाहिए तो उसके लिए हम लोग को मिड साइज ज्वाइन करना चाहिए या बिग फोर ज्वाइन करना चाहिए, तो क्या बेस्ट रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ब्रूटल सच बताऊं, हम्म। या डिप्लोमेटिक एक कंडीशनल सच बताऊं। सर बिल्कुल सर। देखो, ब्रूटल सच ये है कि आर्टिकलशिप के दौरान का जो एक्सपोजर है ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ओके। क्योंकि देखो, आप जब आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, अब तो पहले पहले आपकी आर्टिकलशिप हुआ करती थी 3 साल की, अब हम्म। आर्टिकलशिप हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 ईयर्स। 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है पहले 6-8 महीने तो आपको अपने एनवायरनमेंट में सेटल होने में ही लग जाते हैं। तब तक तो आपको बहुत बेसिक काम कराया जाता है, बहुत बेसिक काम कराया जाता है। मतलब बहुत सारी मीडियोकर फर्म्स में, लोअर मीडियोकर फर्म्स में तो बच्चों से फाइलिंग तक भी कराई जाती है, जो क्लरिकल काम है। बट इट्स पार्ट ऑफ गेम, हमने भी किया है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे ना थोड़े हाई हेडेड हो गए हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अ पार्ट। अगर आप क्रिकेट के भी मैच में खेलने जाते हो तो पहले आपको बाहर बैठना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है मेन क्रिकेटर्स को, उनके पैड बांधने में हेल्प करनी पड़ती है, उनके लिए बॉल उठा के लानी पड़ती है। दिस इज हाउ यू लर्न थिंग्स। और यही प्रोसेस है, और यही प्रोसेस रहेगा, उसमें मुझे आई डोंट, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ना आर्टिकलशिप का एक्सपोजर बच्चों ने ना बहुत ओवर हाइप कर दिया है, कि आर्टिकलशिप का एक्सपोजर मैटर करता है, ये करता है। मुझे लगता है आर्टिकलशिप में आप जा रहे हो लाइफ की बहुत सारी अन्य चीज़ों को सीखने, पर्सनैलिटी पे काम करने, दुनिया को देखने, सोसाइटी कैसे काम करती है, बिग कॉर्पोरेट्स कैसे काम करती हैं, क्लाइंट कैसे आता है, ईमेल्स कैसे की जाती हैं, ऑफिस में कंडक्ट कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, आपको तब अपना कंडक्ट कैसा रखना है। इन सब बातों को देख कर ना मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा बड़ी से बड़ी फर्म में आर्टिकलशिप करनी चाहिए। मतलब मैं अगर अपने फैमिली में किसी को क्लोज को सजेस्ट करूंगा, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, किसी को सजेस्ट करूंगा, तो मैं यही बोलूंगा कि बड़ी से बड़ी फर्म में जाओ, बिग फोर में जाओ। क्योंकि जहां तक बात रही ना, बच्चों ने इसे स्टीरियोटाइप कर दिया कि वो तो एक ही फील्ड में ट्रेन करेंगे, बाकी का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। बाकी के एक्सपोजर का आपको करना भी क्या है? ये एक्सपोजर काम भी नहीं आ रहा बच्चे। मतलब मुझे नहीं लगता कि, शायद 10-20% बच्चे ऐसे होते होंगे जिन्होंने आर्टिकलशिप में जो एक्सपोजर लिया रियल लाइफ में वही काम करते हैं। सिर्फ 10-20% बच्चे होते होंगे। क्योंकि बाकी सभी लोग सीए बनने के बाद आप सब एक जनरल प्लेन वनीला सीए हैं, आपको किसी भी फील्ड में जॉब मिल सकती है। भाई सीधी सी बात है, जब आप सीए बनोगे, अब मान लेते हैं कि आपने एक मीडियोकर फर्म में एक्सपोजर लिया सारे कामों का, आपने वहाँ ऑडिटिंग भी सीखी, अकाउंटिंग भी सीखी, बाकी सारे काम भी सीखे जो जनरल काम होते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग भी सीखी, स्टैट ऑडिट, ये सब कुछ सीखा आपने। लेकिन जैसे ही आप क्वालिफाई हुए और आपको किसी कॉर्पोरेट में जॉब लग गई, इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग गई, और उन्होंने आपको किसी एक फील्ड में डाल दिया, और वो फील्ड का काम आपने चाहे आर्टिकलशिप में किया हो या ना किया हो, इट डज नॉट रियली मैटर्स। ये जो एक्सपोजर है ना, इसे ओवर हाइप किया गया है। मैं मानता हूँ पहले फिर भी ये थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि 3 साल की आर्टिकलशिप थी, कि पहले 1.5 साल 2 साल तक आप लर्न करते हो, लास्ट के 1.5 साल में आप सीनियर आर्टिकल बन जाते हो, तो आप एक्चुअली में काम कर रहे होते हो। क्योंकि तब आपके सीए साहब आप पे भरोसा करते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली करने देते हैं। पर अब विद 2 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप, मुझे लगता है जब तक आप 1 साल आप करते हो, उसके बाद बहुत सारे बच्चे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भाग जाते हैं। तो आप आर्टिकलशिप में कुछ इफेक्टिवली सीख ही नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है कि इसे ना ओवर हाइप ना करें, और बच्चे को एक फर्स्ट एंड सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया इज, बेस्ट फर्म में जाओ, बड़ी से बड़ी फर्म में जाओ, फील्ड मत देखो शुरू में। हाँ, अगर मान लो कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों फर्म्स बराबर है, मान लो बिग फोर में आपके पास दो फर्म्स के ऑफर है, तो आप देखो कि आपको उन दोनों कामों में से कौन सा काम पसंद है। मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी द बिगेस्ट पॉसिबल फर्म, बड़ी से बड़ी फर्म जिसके पास बड़े क्लाइंट हो, कॉर्पोरेट क्लाइंट हो, जिनके पास लिस्टेड क्लाइंट्स हो, जिनके पास बड़े बड़े ऑडिट्स हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, जो आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर दिला सके। क्योंकि हमारे कोर्स में कॉर्पोरेट एक्सपोजर की कमी है।
हमारे कोर्स में बच्चे को मतलब कहीं ना कहीं इंडोर बना दिया जाता है, तो कॉर्पोरेट एक्सपोजर की कमी है। तो मेरी पीस ऑफ एडवाइस विल बी कि आप बड़े से बड़ी फर्म में जाएं, फील्ड को ना देखें उस वक्त। ये मत सोचें कि मैं इसी फील्ड पे स्टिक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीए में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप सब कुछ के लायक हो, सब कुछ के काबिल हो। इवन आफ्टर क्वालिफाइंग सीए आप किसी भी फील्ड में फ्यूचर में जा सकते हो। शुरू में आपको अच्छी फर्म देखनी है, नहीं मिल रही है, फिर आप मीडियोकर में देखो, फिर आप देख सकते हो। अगर मीडियोकर फर्म्स देख रहे हो तो आप देखो। मतलब फर्स्ट ट्राई शुड बी बिगेस्ट फर्म, मे बी टॉप 20 एटलीस्ट। टॉप 20 फर्म्स की लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। आप कोशिश पहले उन्हीं में से करें, सभी लोग। सर, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप के बाद बहुत से लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं, तो क्या मतलब हम लोग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए? क्या एडवांटेज होते हैं या नहीं करनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपकी, मैं इसे फिर पिछले वाले क्वेश्चन से जोड़ता हूँ। अगर आपकी आर्टिकलशिप एक मीडियोकर फर्म में है तो आपको वो हम्म। कॉर्पोरेट एक्सपोजर नहीं मिला, आपको बड़ी फर्म का हम्म। एक्सपोजर नहीं मिला, तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। पर अगर आप ऑलरेडी किसी बिग फोर में हो, आप ऑलरेडी किसी एक बड़ी फर्म में हो जहाँ पे आपका एक्सपोजर अच्छा चल रहा है, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और आपको उस फ्लो में मज़ा आ रहा है, और आप कुछ रोज़ नई लर्निंग कर रहे हो, और आपका एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है जिसमें आप पढ़ भी पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना ही कंपलसरी नहीं है उन बच्चों के लिए। हाँ, पर जो जिनको एक्सपोजर ही नहीं मिला, छोटी फर्म में चले गए थे, मीडियोकर फर्म में चले गए थे, और कुछ एक्सपोजर नहीं है, उनको लगता है कि यार मैंने तो पिछले 1 साल वेस्ट किया, उन्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बाकियों के लिए कंपलसरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना ही जाना है, कि इसे कंपलसरी दिल पे लगा लो कि नहीं मुझे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं या तो मैं अच्छा सीए नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी आर्टिकलशिप अच्छी चल रही है तो कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप, जैसे अभी मेरी रिसेंटली एक बच्चे से बात हुई, वो बच्चा जयपुर सिटी में रहता है, वहाँ की टॉप फर्म में काम कर रहा है ऑलरेडी, और बहुत कुछ सीख रहा है। अब उसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन साउथ इंडिया में। अब साउथ इंडिया जाने का मतलब है, अब देखिए, वो बच्चा ऑलरेडी 1.5 साल बाद, अपना 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर उसके एग्जाम है, डेट आफ्टर, मतलब 1.5 to 2 years के बीच में उसके सीए फाइनल के एग्जाम है। कोचिंग अभी उसने ज़्यादा नहीं की क्योंकि शुरू में उसने फर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब उस लास्ट के 1.5 साल में उसने पढ़ाई भी करनी है। अगर वो एक नए एनवायरनमेंट में चला जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स नहीं है, खाने की खुद स्ट्रगल करनी है, कपड़े खुद धोने हैं, रहना खाना पीना सब कुछ खुद मैनेज करना है, कहीं ना कहीं हम लोगों को, क्योंकि हम फैमिली में रहे पले बड़े, हमें उस सब की हैबिट नहीं होती है, तो आधा दिन तो उसी में लग जाएगा। और प्लस आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काम ज़्यादा होगा। तो मैंने उसे खुद ये बात बोली कि देखो, अगर आपको, और अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई होती है, अगर आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए होते तो मैं शायद आपको कहता कि चलो चले जाओ। उसने क्लासेस ही स्टार्ट नहीं करी अभी इफेक्टिवली, बस अभी अभी क्लास स्टार्ट करी है। तो मैंने उसे खुद रिकमेंड किया कि आप पहले कैलकुलेट कर लो नंबर लाइन बना के कि क्या विद एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर पाओगे, सीए टाइम पे बन पाओगे। तो उसने खुद कहा कि नहीं बन पाऊंगा सर ऐसे में। तो फिर डिसीजन उसके अपने पास है। तो आपको ना बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर आपने पहले पढ़ लिया, अब जैसे एक बच्चा मीडियोकर फर्म में है तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एडवाइस क्या दूंगा, आपको पता है आपकी फर्म में ज़्यादा काम नहीं है ना, तो अभी के अभी बैठ जाओ और ज्यादा अच्छे से कोचिंग करके निपटा लो। 1 साल में 3 4 कोचिंग करके निपटा लो, 3 तो कम से कम करके निपटा ही लो फर्स्ट ग्रुप वाली। क्यों? क्योंकि आप सेकेंड ईयर में आप आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले जाना, वहां आप पढ़ कम पाओगे, काम ज्यादा सीखोगे, लेकिन आपने पढ़कर पहले आए हो आप। क्योंकि आजकल बच्चे फाइनल में 5 ही कोचिंग लेते हैं। तो अगर आप 3 पढ़कर आए हो और कॉन्फिडेंटली पढ़कर आए हो, अच्छे से नोट्स बनाकर आए हो, अच्छे से रिवाइज करके आए हो, तो आपको ये बात पता है कि अब लेटर स्टेज में आपने खाली 2 ही कोचिंग्स करनी है, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी। अभी ना एक 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 एयर है, बच्चा उसके डेप्थ में नहीं देख रहा कि पॉजिटिविटी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, लेकिन उसकी नेगेटिविटी क्या है। हम्म। तो अगर आपने जाना है तो पहले कवरेज करो, पहले अपने कंसेप्ट अपने कोर्सेज को करो, रजिस्टर्स बना के रखो, सब कुछ पढ़ाई कम से कम 3 सब्जेक्ट की पैक करके रखो, तब आप जाओ, वरना मत जाओ। थैंक यू सो मच फॉर ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए। एंड सर, अब थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं। हम्म। जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, तो क्या हम लोग अभी से स्मॉल अमाउंट में एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली स्टॉक में नहीं, बिकॉज स्टॉक में टाइम देना पड़ता है, काफी नॉलेज चाहिए उसके लिए। बट अगर किसी को इस इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करना है, तो क्या एज स्टूडेंट वो एसआईपी स्टार्ट कर सकता है मिनिमम अमाउंट से? क्या वो अभी स्टार्ट करना बेटर रहेगा या आगे चल के बेटर रहेगा? व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दिस? देखो, मुझे ऐसे लगता है कि ना ओवर ग्लोरीफाई कर दिया है सब लोगों ने, फाइनेंस वाले लोगों ने, एसआईपी को, क्योंकि ये बताकर कि अगर इतने साल पहले कर दी होती तो इतने करोड़ बन गए होते, इतने साल पहले कर दी होती तो इतने करोड़ बन गए होते। तो इस बात को ना ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया एक्चुअली में, रियल लाइफ में। तो मेरी एडवाइस यही है यार, जैसे कि आप ना, स्टार्टिंग जब होती है ना लाइफ की, मान लो आप 20 साल के हो, आप 10,000 रुपये अपनी आर्टिकलशिप पे कुछ अर्न कर रहे हो, जिसमें आपका एक्सपेंस भी है। अब आप जवान हो, अभी आपके दोस्त यार भी बनेंगे, आप पार्टी भी करोगे, आप घूमोगे भी, मोमोज खाने भी जाओगे शाम को।
आप अपनी लाइफ को जियोगे भी सही ना। अब उसके बीच में आप 5,000 7,000 की एसआईपी करा के बैठ जाओ, क्योंकि आपको अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है। अरे अभी बहुत दूर है बुढ़ापा, पूरी जिंदगी कमाओगे, पूरी जिंदगी जोड़ोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्टूडेंट वाली फेज है, इसमें एसआईपी का अपने ऊपर लोड लेना मैं तो सही नहीं मानता। हाँ हाँ। अब मान लो कि आप अर्न कर रहे हो, आप किसी बिग फोर में लगे हुए और आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, और आपको पता है कि आपको सब कुछ करके पार्टी वार्टी करके आपकी लाइफ अच्छी सी जी कर, आप महीने में 2 बारी मूवी भी देखने जा रहे हो, बाहर खाना भी खा रहे हो, उसके बाद भी आपके 10,000 खर्च होते हैं, 10 बच जाते हैं, उसको डाल दो एसआईपी में, उसको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा दो, और वो ग्रो होता रहेगा फॉर लाइफ, उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आप कमाई 5-7 हज़ार रहे हो, तो फिर मुझे लगता है इस जंजाल में मत फंसो कि आप 5-7 हज़ार अपने नाम पे एसआईपी करा रहे हो, फिर पेरेंट्स से पैसा लेके खर्च कर रहे हो। फिर वो एसआईपी किस बात की हुई? फिर तो आप बेसिकली पेरेंट्स के पैसे से एसआईपी करा रहे हो, फिर उन्हीं उन्हीं की होने दो। तो मतलब इस प्रेशर में मत रहो, क्योंकि ना एक एक पता नहीं क्यों, बट एक सभी इन्फ्लुएंसर्स ने मिलकर ना एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है जहां लोगों को ऐसा डरा दिया है कि अगर आप एसआईपी नहीं करा रहे हो तो आपके पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान हो गया। वो रेट्रोस्पेक्टिव नुकसान गिना दिया कि इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, इतनी जल्दी स्टार्ट किया होता है, इतनी। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट फेज में लाइफ में आप जब पैसा कमाते हैं, तो आप उस पैसे को थोड़ा सा एंजॉय भी करें। थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वेकेंट हो जाए, थोड़ा एंजॉय भी करें, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करें। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब जरूरी नहीं है कि फैंसी कपड़े पहनना, या बहुत महंगे जूते पहनना, या बहुत महंगा फोन ले आना ईएमआई पे। बट अपने ऊपर खर्च करने का मतलब है अपनी स्किल पे खर्च करना। मैं देखता हूँ बच्चा 5,000 रुपये की एसआईपी कराना चाहता है, जो उसे शायद अगले 50 साल चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो एक्टिवली कमा रहा होगा। बट अगले 50 साल ज्यादा कमाने के लिए उसे जो स्किल सीखने हैं, वो स्किल नहीं सीखना चाहता। अगर मैं एक बच्चे को बोलूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो पहले तो ईगो हर्ट हो जाती है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई ऑनलाइन अच्छी पेड क्लासेस लो, जिसमें 5,000 रुपये वो लेंगे आपसे, लेकिन वो आपको पूरे महीने अच्छे से रूटीन में 2-2 घंटे इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे, लेक्चर्स लेंगे, कोहर्ट कराएंगे, बैठ के वेबिनार्स कराएंगे जहाँ पे आपसे बुलवाएंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहाँ आप इंग्लिश बोलेंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको आर्टिकलशिप अच्छी मिलेगी, आप सीए बनोगे, आपकी जॉब अच्छी लगेगी। वो उस पर स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। सो माई advice would be, first SIP should be on your own personality, your own knowledge, your own skills, your own life. Then SIP for the financial purposes is okay. तो अगर आप ये सोचो कि क्या वो SIP आप अपना पेट काट कर, अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट खत्म करके, अपनी स्किल बिल्डिंग को खत्म करके ला रहे हो, आई डू नॉट सपोर्ट इट। बट अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और वो SIP करना चाहता है, इट इज अ मस्ट, एवरीबडी शुड इन्वेस्ट। एवरीबडी शुड इन्वेस्ट इफ दे हैव स्पेयर मनी, if they have spare money. For people like us who have already earned some amount, and जिनका मेजर पैसा खर्च नहीं हो सकता, तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पर एक 20 साल का बच्चा, एक 18 साल का बच्चा है, वो भी अभी अभी इंटरमीडिएट क्रॉस किया उसने, और वो मान लो कि अपने आर्टिकलशिप्स का प्रीमियम कमा रहा है, आर्टिकलशिप से थोड़े से पैसे कमा रहा है। अब उसे मैं लोड डाल दूं एसआईपी का, मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि उस पैसे को जोड़कर 40 साल में आप क्या कर लोगे? आपने अपनी लाइफ ही नहीं जी। शुरू के 4-5 साल जवानी है अभी, घूमो फिरो, मौज करो, पढ़ाई करो। ये नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसका नहीं कि घूमते ही रहो। मे बी संडे को मूवी देखने जाओ दोस्तों के साथ, कभी पेरेंट्स को साथ लेके जाओ, कभी कुछ खाने पीने जाओ, इन लाइफ को भी एंजॉय करो। है ना? फ्रूगल, इतना फ्रूगल बनने की जरूरत नहीं है कि लाइफ की बेसिक चीज़ों की, लाइफ की बेसिक इंजॉयमेंट्स को भी खत्म कर दो आप। ऐसी कोई सेविंग्स का कोई पर्पस नहीं है मेरे हिसाब से। अगर घर परिवार में कोई ऐसी कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो ऐसी कोई इतना इतना ज़्यादा मनी सेविंग मैकेनिज्म पे जाने की अभी जरूरत नहीं है। इंजॉय करो लाइफ। ये बात बहुत कम लोग बोलेंगे इतनी खुलकर, क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे कि ये गलत बोल रहे हैं, इतने करोड़ों का नुकसान करा दिया आपका। अरे लाइफ भी तो जीने दो यार, उसे छोटा बच्चा है। सही बात है सर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर किसी स्टूडेंट को, या वो सीए कर रहा है या सीएमए कर रहा है या एसीसीए में है, तो हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो अगर हम लोग को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आगे चल के फ्यूचर में जब सीए बन जाएंगे, या आगे आर्टिकलशिप में अगर हम लोग अच्छा अर्न करते हैं, तो अगर हम लोग को फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज डेवलप करनी हो, तो हम लोग वो नॉलेज कहाँ से डेवलप करें? देखो, मुझे ऐसा लगता है आजकल बहुत अच्छे अच्छे कुछ फाइनेंस पे बात करने वाले लोग हैं जिनके चैनल्स हैं यूट्यूब पे। सी, यूट्यूब एक समुंदर है, उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर बच्चा अच्छी चीज़ें खोजे, ढूंढे और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करे, सो देर आर पीपल जो कि बहुत अच्छे से स्टॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं, मार्केट को एक्सप्लेन करते हैं, इकोनॉमी को एक्सप्लेन करते हैं। खाली प्राइस की मूवमेंट पे बेट नहीं लगवाते कि देखो मेरे हिसाब से बढ़ेगा।
वो उसका लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों बढ़ेगा उनके हिसाब से, क्या रीजंस है, कितने 10 तरह के रीजन है, 10 तरह के रीजन बात करते हैं। मुझे लगता है रेदर देन एनी कोर्स आप स्टार्टिंग करें यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, बट कुछ अच्छे लोगों को पहचानें, 2 4 5 लोगों को, उन्हें फॉलो करें, उनका कंटेंट देखें, उनसे समझें मार्केट्स के बारे में। बट वो अनबायस्ड ओपिनियन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो खुद ही बायस्ड है, किसी एक शेयर को पंप एंड डंप करवा रहे हैं, कि वो जानबूझ के सबको बोल रहे हैं खरीदो खरीदो खरीदो, फिर अपने महंगे में जाके अपने शेयर बेच रहे हैं। वो पंप एंड डंप वाले इन्फ्लुएंसर्स ना हो, जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स हो जो, प्लस इन लोग की आजकल ऐसी कम्युनिटीज भी बनी हुई है जो कि गाइड करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से आएगा। इसके बहुत सारे कोर्सेज भी हैं कुछ ऑथर्स के, कुछ लोगों के, बट मुझे लगता है वो सेकेंडरी फेज पे आना चाहिए कोर्सेज वगैरह, जब आपकी बेसिक पढ़ाई ओवर हो गई हो, जो आपकी कोर पढ़ाई है आपने वो पढ़ ली हो, उसके बाद आना चाहिए। जैसे टेक्निकल एनालिसिस के कुछ कोर्सेज मुझे लगता है कि करने चाहिए लोगों को। फंडामेंटल एनालिसिस सब लोग बोलते हैं, लेकिन इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस कम लोगों को आता है, उसके कुछ कोर्सेज करने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेड ही कोर्स करना है, पेड कोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे भी अवेलेबल है, वो भी कर सकते हो। बट बहुत सारा कंटेंट, सेम कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, अगर आप उन्हें खोज लें और आप भीड़ में ना खो जाए। भीड़ में खोने का मतलब है कि सेम शेयर के बारे में 4 लोगों की राय सुन रहे हो, राय नहीं सुननी, हमें फंडामेंटल एनालिसिस सुनना है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, जो लोग क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हें फॉलो करें। सिंपल। मार्केट में बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत इन्फॉर्मेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you so much, sir. So with this, we end up all the questions. I hope इससे बहुत लोग की हेल्प हुई होगी एंड बहुत लोग के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आप लोग के डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट डाउन में मेंशन कर सकते हैं, विल टेक इन अनदर पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। Thank you so much for having me today, and it's a complete honor for me. Thank you so much again. It's an honor for me that I share a screen with you. तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, एंड आपको अगर कोई भी चीज हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद सेकंड एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। ओके, बाय बाय। Bye bye.